हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी लवर्स की पाठशाला। डियर फ्रेंड्स, नए विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी। इस वीडियो में आपको मिलने वाला है लिरिकल बैलेड्स से चुनिंदा हर एक पॉइंट जो आपके एग्जाम में आ सकता है। प्रेल्यूड, पैराडाइज लॉस्ट, इलेजी, ओड और लिरिक में अंतर, विलियम शेक्सपियर की कंप्लीट बायोग्राफी, वर्ड्सवर्थ की कंप्लीट बायोग्राफी, सैमुअल टेलर कॉलेज की कंप्लीट बायोग्राफी और दोस्तों इसके साथ साथ मिलेगा आपको फिगर्स ऑफ स्पीच के रूप में आयरनी, शेक्सपियर के टॉप 10 कोट्स और दोस्तों ग्रामर में क्वेश्चन टैग वीडियो। इस एक घंटे के वीडियो में आपको ये सब मिलने वाला है, तो वीडियो को आनंद उठाइए और दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो लिरिकल बैलाड से हमारा पहला प्रश्न दोस्तों बात करते हैं कि एक कोलैबोरेटिव पोएम है वर्ड्सवर्थ और कॉलेज की। टोटल पोएम की बात करें तो 23 हमारी पोएम्स इसमें दोस्तों होंगी, जिसमें से 4 हमारी कॉलेज की हैं और 19 पोएम हमारे वर्ड्सवर्थ की हैं। पोएम की जो स्टार्टिंग दोस्तों होती है वो द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, जो कॉलेज की पोएम है उससे स्टार्टिंग होती है। अगर बात करेंगे दोस्तों क्लोजनेस की, तो क्लोज जो पोएम का होता है वो होता है टिंटन अबे से, जो वर्ड्सवर्थ की है। इसकी पूरा अगर हम टाइटल की बात करेंगे तो लाइन्स कंपोज a few miles about Tinton Abbey on revisiting the banks of the Wye during a tour July 13, 1798। टिंटन अबे का जो है फुल टाइटल है। अगर पहली बार पब्लिकेशन की बात करेंगे तो 1798 में हुआ था, ये तो सबको पता होगा। सेकंड जब वर्ड्सवर्थ ने इसमें प्रीफेस ऐड किया तो उसको 1800 में जो इसको पब्लिश हुआ। थर्ड एडिशन की अगर बात करेंगे तो ये 1802 में और अमेरिका में पहली बार पब्लिश हुआ विद एन अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन के साथ में। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे फोर्थ एंड फाइनल एडिशन, यानी 4 एडिशंस में पब्लिश हुई थी। तो फोर्थ एंड फाइनल एडिशन जो पब्लिश हुआ था दोस्तों वो 1805 में हुआ था। उसके बाद में जब अमेरिका की हम बात करेंगे तो ऊपर भी हमने बता दिया था, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बेटर अप्रिशिएटेड इन अमेरिका देन इंग्लैंड, तो वो 1802 में जो है हमारे अमेरिका में पहली बार पब्लिश हुआ था। और वर्ड्सवर्थ ने जब प्रीफेस इसमें ऐड किया था 1800 में, तो एक सोनेट को एग्जामिन किया था और दोस्तों वो सोनेट थी ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड नॉर्थ, जिसको जो है थॉमस ग्रे के द्वारा लिखा गया था। अगर बात करें दोस्तों कॉलेज की पोएम की, यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। 4 पोएम आपको दे सकता है, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी कॉलेज की पोएम नहीं है लिरिकल बैलाड में, या कौन सी कॉलेज की पोएम है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ की 19 है और कॉलेज की 4 है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसमें जो होगा हमारा राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, द फोस्टर्स मदर्स टेल और द नाइटिंगेल और द डंजन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। दिस इज पवन कुमार और आप देख रहे हैं रॉयल एजुकेशन विद पीके। तो दोस्तों, पैराडाइज लॉस्ट जो कि हमारा टीजीटी सिलेबस में शामिल है और जॉन मिल्टन जी द्वारा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो यही प्रश्न हमारा बनता है कि पैराडाइज लॉस्ट जो है किसने लिखा है। तो इससे संबंधित कुछ बेहतरीन पॉइंट्स दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक फाइनल रिवीजन के तौर पे, और मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट में दोस्तों मैं आपके सामने इनको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। और 1.5 से 2 मिनट तो दोस्तों हम यूं भी अपने बिगाड़ देते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें और पूरा देखें, और प्रयास अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर दें दोस्तों। तो हमारा पहला प्रश्न जो होगा दोस्तों, जो मिल्टन जी ने इसकी शुरुआत की थी लिखने की, तो वो 1658 में की थी। 1658 में दोस्तों इसकी शुरुआत की थी और 1665 में ये जो है कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद दोस्तों ये 1667 में पब्लिश हुई थी 10 बुक्स के साथ में। उसके बाद में इसका सेकंड एडिशन आया और सेकंड एडिशन में दोस्तों इसमें 2 बुक्स और इंक्लूड की गई थी, और फिर हमारी इसमें जो 12 बुक्स हुई थी। अगर फ्रेंड्स ये पूछता है कि पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुई थी, तो आपको लिखना है 1667। और अगर ये पूछता है कि 12 बुक्स के साथ में कब पब्लिश हुई थी, तो वो लिखना है फिर आपको 1674। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे दोस्तों। ये जो एक इपिक पोएम है और उनका मास्टरपीस जो कहा जाता है मिल्टन साहब का, ब्लैंक वर्स में दोस्तों ये लिखी गई है, और ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, और इनका जो है एक इपिक पोएम है, नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज। और जो इसकी विशेषता है दोस्तों दूसरी, इसकी जो ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज है दोस्तों, वो इसके मुख्य रूप से नोटेबल है। इट इज रिटेन इन द लास्ट फेज ऑफ मिल्टन। दोस्तों ये मिल्टन जी के लास्ट फेज में लिखी गई थी। फर्स्ट एडिशन में 10 बुक्स थी, 10,000 से ज्यादा उसमें लाइन थी। सेकंड एडिशन में जो आया इसका 1674 में आया, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था। और जो 12 बुक्स थी दोस्तों उसमें, और डिवाइडिंग बुक्स थी दोस्तों उसमें बुक 7 और बुक 10। बुक 10 और बुक 7 को डिवाइड किया गया था। और इसकी दोस्तों यहाँ से मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, लॉन्गेस्ट बुक इस समय वो 9th है, और जो शॉर्टेस्ट बुक है वो बुक 4th है। सैटर्न जो होगा हमारा दोस्तों, सैटर्न पैराडाइज लॉस्ट का हीरो होगा बुक फर्स्ट का। कुछ लोग एडम्स को हीरो मानते हैं, लेकिन दोस्तों सैटर्न इसका हीरो है। और विलियम ब्लैक जी ने इस पर स्पेशली कमेंट किया है कि जॉन मिल्टन जी ने जो है पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न को जो एज ए हीरो प्रस्तुत किया है, नहीं उन्होंने डेविल्स पार्टी का जो है फेवर लिया है दोस्तों। इट इज कंसिडर्ड एज द मास्टरपीस। तो ये इनका मास्टरपीस है मिल्टन साहब का। और दोस्तों 11वां पॉइंट हमारा छूट गया है, तो इट इज प्रेज्ड फॉर इट्स ग्रैंड स्टाइल। तो पहला प्रश्न तो यहां से ये बन जाता है कि ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसके ग्रैंड स्टाइल के लिए। और दोस्तों इसको किसने कहा था कि इट इज, इसकी जो प्रशंसा की थी वो अर्नोल्ड साहब ने की थी। तो दोस्तों ये छोटा सी पॉइंट था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए कंटेंट के, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, टीजीटी एग्जाम में दोस्तों 3 दिन शेष है, और 3 दिन शेष में मुझसे जो बनना है दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो समय की मांग को देखते हुए बहुत छोटे टॉपिक, या ये कहूँ कि गागर में सागर भरने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। आज का हमारा टॉपिक होगा दोस्तों प्रेल्यूड। विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट प्रेल्यूड क्या है दोस्तों। प्रेल्यूड जो है वर्ड्सवर्थ का एक लॉन्गेस्ट पोएम है, या बुक लिख गया है। तो लॉन्गेस्ट पोएम है और इसको एक साइकोलॉजिकल इपिक माना जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, साइकोलॉजिकल इपिक में बोल रहा हूँ, इपिक नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा एक मनोवैज्ञानिक इपिक है, ये बहुत बड़ी है। तो नेक्स्ट दोस्तों होगा हमारा प्रेल्यूड इज ए पार्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ वास्ट पोएम द रिकल्स, या रेक्लूज भी हम इसको बोल सकते हैं। जो वर्ड्सवर्थ की एक वास्ट पोएम है रिक्लूज, उसका ये एक पार्ट है। इट इज ए पोएम टू कॉलेज। और दोस्तों ये पोएम जो है उनको कॉलेज, उन्होंने कॉलेज को जो है डेडिकेट की थी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सबटाइटल यदि इसका होगा, तो सबटाइटल होगा द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। इट इज रिटन इन मिल्टोनिक ब्लैंक वर्स। और दोस्तों मिल्टोनिक ब्लैंक वर्स में जो लिखी गई है, इसका सबटाइटल आप देख रहे हैं, प्रेल्यूड इज अ वर्ड्सवर्थ एंड ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। तो दोस्तों ये वर्ड्सवर्थ की एक जो है ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। इन्होंने इसको 1799 में दोस्तों स्टार्ट किया था लिखना, और 1805 में इसको कंप्लीट हो गया था। बट ये पब्लिश हुई थी 1850 में, आफ्टर 45 ईयर्स से, लगभग कह सकते हैं कि आधी सेंचुरी के बाद। दोस्तों इसको जो पब्लिश हुआ था, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पहले। तो इसको पब्लिश जो दोस्तों कराया था, जब उनकी मृत्यु के बाद में पब्लिश हुई थी, तो उनकी वाइफ ने इसको पब्लिश कराया था, मैरी हचिनसन ने।
और 1850 में, जैसा कि मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूं, उनकी मृत्यु के बाद में। दूसरा हमारा होगा 1805 में जो इसका वर्जन था दोस्तों, वो 13 बुक्स में डिवाइड था। यानी जब ये कंप्लीट हुई थी तो इसके अंदर 13 बुक्स थी, बट लेटर इट पब्लिश्ड इन 14 बुक्स। बाद में जो है इसको 14 बुक्स में पब्लिश किया गया, और ये उनका जो है मास्टरपीस के रूप में भी जाना जाता है। इट इज कंसिडर्ड टू बी वर्ड्सवर्थ्स मास्टरपीस। और दोस्तों लास्ट बात करेंगे पॉइंट की। देखिए बुक फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसकी इंट्रोडक्शन, उसका जो टाइटल है दोस्तों वो है चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम। यानी आपको ध्यान रखना है कि इंट्रोडक्शन के नाम से फर्स्ट बुक है, जिसका सब टाइटल होगा चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम। और दूसरी हम बात करेंगे जो इसका लास्ट यानी 14th बुक होती है दोस्तों, वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन के नाम से ही उसमें मेंशन है दोस्तों। अगर आपके पास में कोई इससे रिलेटेड सजेशन हो तो आप दे सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिल्कुल फ्री है दोस्तों। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स बताना चाहूँगा आज बहुत छोटा सा टॉपिक मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, और वो है इलेजी। आप सोचेंगे इतना छोटा सा क्यों? तो फ्रेंड्स मेरे तो सब्सक्राइबर भी आप हैं, मेरे फ्रेंड भी आप हैं, मेरे एस्पायरेंट्स भी आप हैं, मेरे व्यूवर्स भी आप हैं, और मेरे तो सही पूछो इंस्ट्रक्टर गाइडर भी आप ही हैं दोस्तों। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए सर, तो दोस्तों कहना चाहूँगा कि मैं भी थोड़ा हेजिटेट हो जाता हूँ। और वैसे तो अपने नोट्स में जो बना रहा था शेयर कर रहा था, लेकिन आपको पसंद आए तो उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो छोटा टॉपिक है लेकिन मैनेज कर लेना प्लीज़। तो कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे टॉपिक बीच बीच में मैं आपको देता रहूँ। तो इलेजी से संबंधित हमारे 10 से 12 प्रश्न है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला प्रश्न होगा, व्हाट इज़ द बेस थीम ऑफ इलेजी? जो इलेजी है उसका बेस थीम क्या है? शोरो और मॉर्न है। व्हाट पेंटामीटर यूज्ड इन इलेजी? तो इलेजी जो है क्या पेंटामीटर यूज़ होता है उसमें? तो आयम्बिक पेंटामीटर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेजी? तो 2 टाइप्स ऑफ इलेजी। तो नेम द 2 टाइप्स ऑफ इलेजी। 2 टाइप्स इलेजी का नेम क्या क्या है? तो पास्टोरल इलेजी एंड पर्सनल इलेजी। पास्टोरल इलेजी में जो है पोइट अपने आप को जो एक शेफर्ड मानता है, दूसरे शेफर्ड की डेथ पर जो है वो मौर्न क्रिएट करता है। और पर्सनल इलेजी में अपने किसी दोस्त की, किसी फ्रेंड की मृत्यु पर जो है वो दुख प्रकट करता है। तो 1 एग्जाम्पल देख लेते हैं पर्सनल इलेजी का। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्रिएट किया हुआ है। तो ओ कैप्टन माई कैप्टन बाय वॉल्ट व्हिटमैन जो है वो एक पर्सनल इलेजी का एग्जाम्पल है। तो फॉर होम द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन एड्रेस्ड, जो ओ कैप्टन माई कैप्टन पोएम वो किसको एड्रेस? तो अब्राहम लिंकन को एड्रेस है वो। हु सेट द मॉडल ऑफ पास्टोरल इलेजी? और पास्टोरल इलेजी का जो मॉडल है वो किसने सेट किया था? तो थियोक्रिटस ने सेट किया था। तो थियोक्रिटस बिलोंग करते थे, तो ग्रीक से बिलोंग करते थे। व्हाट डज द एज्यूम हिमसेल्फ इन पास्टोरल इलेजी? जो अपने आप को पोएम है, यहाँ हम पोइट लिखना भूल गए हैं। तो पोइट जो है अपने आप को क्या मानता है? तो अभी मैंने ऊपर बताया था शेफर्ड मानता है, और शेफर्ड की उस पर जो वो दुख प्रकट करता है। व्हाट इज द मीन ऑफ पास्टोरल इलेजी? तो पास्टोरल इलेजी का मीन क्या है? पास्टोरल जो है तो पास्टोरल का मीन्स है शेफर्ड। और पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ पास्टोरल इलेजी, तो पास्टोरल इलेजी का जो पॉपुलर एग्जाम्पल है फ्रेंड्स वो होगा मिल्टन लाइसिडस, जो उन्होंने 1637 में लिखी थी, और उनके फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, उनकी डेथ पर जो उन्होंने लिखी थी। अर्नोल्ड थेरेसिस 1867 ऑन द डेथ ऑफ आर्थर क्लॉग। तो फ्रेंड्स ये कुछ एग्जाम्पल थे, और अच्छे लगे प्रश्न तो वीडियो को लाइक कर जाना, और अपनी प्यारी प्यारी बातों को कमेंट में जरूर लिख जाना। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं पवन कुमार, और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नति मोबाइल क्लासरूम में। तो दोस्तों आज की प्राइम टाइम वीडियो में हम बात करेंगे ओड, और ओड के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्विज आपके साथ में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हमेशा की तरह 4 से 5 सेकंड का समय आपके लिए रहेगा ऑप्शंस को रीड करने के लिए। एक बार मैं भी आपके साथ रीड कर लूँगा, और उसके बाद में सही आंसर आप जो है मैच कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन होगा,
जो वर्ड्सवर्थ की हम सीरीज चला रहे थे, लगभग उन्हीं से रिलेटेड होगा। आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग, इन विच ओड डज दिस फेमस लाइन अकर। तो जो लाइन है ये किस फेमस ओड्स में जो है अकर्ड हुई है? तो वर्ड्सवर्थ्स इमॉर्टलिटी ओड, मिल्टन्स नेटिविटी ओड, ग्रेस हिम टू एडवर्सिटी, ड्राइडेंस अलेक्जेंडर्स फीस्ट। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1, वर्ड्सवर्थ्स इमॉर्टलिटी ओड। क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा, हु हैज रिटन एन ओड टू थॉमस मूर। थॉमस मूर के लिए जो एक ओड है वो किसने लिखा है? नंबर 1 होगा बायरन, नंबर 2 होगा कीट्स, नंबर 3 होगा शैले, नंबर 4 होगा वर्ड्सवर्थ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1, बैरन। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, हु इज द पोइट हु हैज रिटन एन ओड टू हिमसेल्फ। वह कवि कौन है जिसने खुद के लिए एक ओड लिखा था? तो दैट इज अब्राहम कावली, जॉन डन, नंबर 3 होगा बेन जॉनसन और नंबर 4 होगा रॉबर्ट हैरिक। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बेन जॉनसन। तो देखिए बेन जॉनसन जो है नंबर 3 पर है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप एंड इपोड इन ए पिंडारी कोड आर। पिंडारी कोड में स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप एंड इपोड क्या है? तो दे आर द बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड ऑफ द पिंडारी कोड। They are the 3 stages of movement of the singers in the Pindari code. They are the 3 concluding couplets in Pindari code. ऑप्शन नंबर 4 आपका होगा, they are the names of the singers who sing the ode in the church. तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, they are the 3 stages of movement of the singers in the Pindari code. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, व्हाट इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव बिटवीन फीचर ऑफ एन ओड। ओड का सबसे विशिष्ट फीचर दोस्तों क्या है? तो इट इज लॉन्गर देन ए लिरिक, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, इट इज रिटन इन ए राइमिंग वर्स फॉर्म, इट्स सब्जेक्ट इज हिस्टोरिकल। तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, हु इज द मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर ऑफ पिंडारिक ओड्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में पिंडारिक ओड का मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर कौन है? नंबर 1 कीट्स, नंबर 2 शैले, नंबर 3 ग्रे और नंबर 4 ड्राइडेन। तो सही आंसर हमारा होगा थॉमस ग्रे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, हु हैज रिटन एन ओड ऑन द नेटिविटी ऑफ क्रिस्ट। ओड ऑन द नेटिविटी ऑफ क्रिस्ट, ओड किसने लिखा है? तो नंबर 1 ड्राइडेन, नंबर 2 स्पेंसर, नंबर 3 मिल्टन और नंबर 4 अब्राहम कावली। अगर आपको आंसर पता है तो आपने आंसर तक अपना जज कर लिया होगा। आंसर होगा हमारा नंबर 3 जॉन मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज रिटन एन ओड टू वर्जिल। वर्जिल के लिए ओड किसने लिखा था? नंबर 1 बायरन, नंबर 2 वर्ड्सवर्थ, नंबर 3 मिल्टन, नंबर 4 टेनिसन। तो सही आंसर दोस्तों हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4 टेनिसन। हु हैज रिटन एन ओड फॉर बेन जॉनसन। बेन जॉनसन के लिए ओड किसने लिखा था? तो नंबर 1 अब्राहम कावली, नंबर 2 रॉबर्ट हैरिक, नंबर 3 जॉन डन और नंबर 4 मार्वेल। तो सही ऑप्शन हमारा होगा रॉबर्ट हैरिक।
क्वेश्चन नंबर 10 होगा, हाउ मेनी टाइम्स द सीरीज ऑफ स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप एंड इपोड आर रिपीटेड इन ग्रेस पिंडारिक ओड्स। ग्रे के पिंडारिक ओड्स में स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप एंड इपोड कितने बार रिपीट होता है? तो आंसर हमारा होगा ओनली वंस, 6 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 9 टाइम्स। तो सही आंसर हमारा होगा 3 टाइम्स। ऑप्शन नंबर बी, माफ करना, सी हमारा सही होगा। और दोस्तों आज का सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं यहां से। देखिए यहां था कि हु हैज रिटन एन ओड टू वर्जिल। तो वर्जिल के लिए ओड किसने लिखा था? तो वो लिखा था टेनिसन ने। तो दोस्तों टेनिसन ने जो है किसको गॉड गिफ्टेड वॉइस कहा था? ये आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही बेहतरीन वीडियो, बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ में। जी हाँ, बात करेंगे ओड और लिरिक के बीच में अंतर की, कि ओड और लिरिक में दोस्तों क्या डिफरेंस है, इसको हम जानेंगे। देखिए लिरिक जो होता है, लिरिक इज ए शॉर्ट म्यूजिकल कंपोजिशन। यह क्या है? एक शॉर्ट म्यूजिकल कंपोजिशन है। इसकी उत्पत्ति दोस्तों ग्रीक से हुई है, यानी यूनानी म्यूजिकल कंपोजिशन है ये। ओरिजिनली इट वाज मींट टू बी संग बाय ए सिंगल सिंगर टू द अकम्पनीमेंट ऑफ ए लेयर। जी हाँ दोस्तों, जो वास्तविक रूप से इसको देखा जाता है तो ये इसे एक व्यक्ति की आवाज में, लेयर जो है दोस्तों, लेयर एक यूनानी इंस्ट्रूमेंट है संगीत का, तो उसके साथ में इसको गाया जाता है। जो वाद्य यंत्र है उसकी सहायता से इसको गाया जाता है। फ्रेंड्स ओड की बात करेंगे, लाइक इट्स पेरेंट फॉर्म द लिरिक, यानी जो लिरिक है इसकी पेरेंट फॉर्म उसके समान ही यह भी जो है एक यूनानी गीत है। कह सकते हैं कि यूनानी गीत है और इसकी भी जो उत्पत्ति है वो ग्रीक से ही हुई है। इट इज ए सीरियस एंड डिग्निफाइड कंपोजिशन। यह क्या है? एक गंभीर और शानदार रचना होती है। तो दोस्तों यहां से हमने जाना कि लिरिक क्या है और ओड क्या है। तो पहला डिफरेंस तो हमारा यहीं से क्लियर हो जाता है। चलिए अब विस्तृत डिफरेंस को हम जानते हैं। देखिए पहला क्या होगा, ओड इज लॉन्गर देन लिरिक। ओड क्या होता है? ओड लिरिक से बड़ा होता है, यानी लिरिक छोटा होता है, ओड बड़ा होता है। लिरिक इज सब्जेक्टिव इन मूड और इमोशन, वाइल ओड में बी कंपोजिशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी। लिरिक कैसा होता है? जो मूड और इमोशन में वो जो है व्यक्तिगत होता है, जबकि ओड हमारा भाव मूड में हो सकता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट होगा, लिरिक इज प्योरली पर्सनल और वाइल ओड में बी एन एड्रेस टू इम्पर्सनल मैटर। लिरिक क्या होता है? लिरिक पूर्णतः पर्सनल होती है, पूरी तरह से पर्सनल होती है, और जबकि ओड जो है वो किसी भी वस्तु को संबोधित कर सकता है, यानी वो किसी से रिलेटेड हो सकता है, वो पर्सनल भी हो सकता है और इम्पर्सनल भी हो सकता है। डिफरेंस नंबर 4 को जानेंगे दोस्तों। लिरिक इज स्पॉन्टेनियस वेयर एज ओड इज वेल थॉट और वेल प्लानिड कंपोजिशन। लिरिक क्या है? एक स्वाभाविक रचना होती है। स्पॉन्टेनियस में स्वाभाविक, यानी जो गीत है, जो लिरिक की जो भावना दोस्तों वो हमारी स्वाभाविक होगी। वेयर एज, जबकि ओड इज वेल थॉट और वेल प्लानिड कंपोजिशन, जबकि ओड पहले से सोची हुई और सुनियोजित एक रचना होती है। दोस्तों डिफरेंस नंबर 5 को जानेंगे। ओड इज डिग्निफाइड इन लैंग्वेज एंड थॉट। ओड इज डिग्निफाइड इन लैंग्वेज एंड थॉट्स। जो ओड है वो भाषा और विचार में शानदार होती है। डिग्निफाइड में शानदार कह सकते हैं, थॉट में से विचार हो जाएगा आपका। वाइल लिरिक इज ए सिंपल, जबकि लिरिक कैसा होता है? सिंपल होता है। दोस्तों ओड और क्या हो सकता है? देखिए फिलोसफिकल हो सकता है, दार्शनिक हो सकता है, रिफ्लेक्टिव हो सकता है, विचारात्मक हो सकता है, इन स्ट्रक्चर, यानी जो इसकी जो गठित जो संरचना है, संरचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि दार्शनिक और विचारात्मक ये हो सकता है ओड, जबकि इट मे बी रेगुलर और इरेगुलर। यानी ओड कैसा हो सकता है दोस्तों? ये रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। अगर हिंदी में बात करें तो नियमित और अनियमित दोनों प्रकार से हो सकता है। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिए गए हैं, कह सकते हैं एज किड्स
ओड टू ए नाइटिंगेल, कीट्स का ओड टू ए नाइटिंगेल और ओड टू ऑटम। ये दोस्तों 2 एग्जांपल्स मैंने दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका होगा, हु रॉट ड्रामेटिक मोनोलॉग ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज के समय ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है किसने लिखे थे? सो गाइस योर आंसर विल बी, यदि आपने भी सोचा है वही, रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन वैसे ही है, क्वेश्चन संख्या यहां से शुरू होगी। और व्हाट इज द थीम ऑफ एन इपिक। दोस्तों एक इपिक का जो थीम होता है वो क्या होता है? दोस्तों एक क्वेश्चन, केवल एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि आप इसका आंसर जरूर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, क्वेश्चन नंबर 2, जॉन मिल्टन फेमस इपिक इज। जॉन मिल्टन का फेमस इपिक कौन था? दोस्तों आप भली बात ही जानते होंगे, वो होगा पैराडाइज लॉस्ट, सैटन जिसका हीरो है। बैलार्ड मीन्स, दोस्तों बैलार्ड का मीन्स क्या होता है? सो गाइस आपका आंसर होगा डांसिंग सॉन्ग। बैलार्ड का मीन्स क्या होता है? डांसिंग सॉन्ग, यानी कि एक मंडली होती है और वो जो है गाते बजाते हुए जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। एक रूलर सॉन्ग भी हम इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, महाभारत एंड रामायण आर टू ग्रेट। महाभारत और रामायण दोस्तों होंगे 2 बड़े इपिक, तो वो होंगे इंडियन इपिक। 2 इंडियन इपिक की बात करें, महाभारत और रामायण। आंसर होगा 2 ग्रेट इंडियन इपिक। इलियाड हैज, दोस्तों इलियाड जो कि एक इपिक पोयम है, कितनी बुक्स हैं? आंसर होगा 24। क्वेश्चन नंबर 6, इन एन इपिक देयर इज फ्रीक्वेंट यूज ऑफ। एक इपिक में जो है बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? सो दोस्तों आंसर आपका होगा सुपरनेचुरल एंड मैजिक फ्रीक्वेंट। कह सकते हैं कि जो सुपरनेचुरल पावर्स होती हैं और जो मैजिक पावर्स होती है, मैजिक एलिमेंट्स होते हैं, उनको जो है हम यूज करते हैं। इलियाड एंड ओडिसी आर क्लासिकल एग्जांपल्स ऑफ। इलियाड और ओडिसी दोस्तों क्लासिकल एग्जांपल होंगे इपिक इन यूरोपियन लिटरेचर। आंसर क्या होगा? इपिक इन यूरोपियन लिटरेचर के ये जो है 2 आपके बड़े एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, इपिक ट्रूली ए इपिक है। सो गाइस इपिक क्या है? तो आंसर होगा इपिक होगा एक, वास्तव में क्या है इपिक? एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होगी। क्वेश्चन नंबर 9, द इवेंट ऑफ एन इपिक हैव कॉम्बिनेशन ऑफ। एक इपिक की जो घटना होती है वो किस चीज का जो है कॉम्बिनेशन है? तो दोस्तों आंसर होगा फैंसी एंड रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 10, फेमस पोइट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज। ड्रामेटिक मोनोलॉग के फेमस पोइट होंगे दोस्तों रॉबर्ट ब्राउनिंग। और क्वेश्चन नंबर 11, द ओनली एम ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज। ड्रामेटिक मोनोलॉग का जो एकमात्र उद्देश्य है वो क्या होगा? सो गाइस आंसर आपका हो जाएगा टू एक्सप्रेस द पोइट्स थॉट। जो कवि होता है उसके विचारों को व्यक्त करना ही ड्रामेटिक मोनोलॉग का एकमात्र उद्देश्य होता है। सो एंड वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए कन्वर्सेशन ऑफ सिंगल इंडिविजुअल विद। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक सिंगल कन्वर्सेशन है, तो वो किसके साथ में होगा? तो फ्रेंड्स आपका जो आंसर होगा वो होगा हिमसेल्फ, यानी कि उसको जो है वो अपने साथ में केवल अपने आप से जो है वो एक कन्वर्सेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 12,
देखेंगे द टोन ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज। फिर 10 क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो मैंने कल अपलोड की थी, आप वहां से देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा है तो। क्वेश्चन नंबर 12, द टोन ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज। तो दोस्तों ड्रामेटिक मोनोलॉग की जो टोन होगी वो होगी आपकी कन्वर्सेशनल। कैसे होगी वो? कन्वर्सेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर गलत डलवा है, कोई बात नहीं, आप देखिए इधर ड्रामेटिक मोनोलॉग लॉगस मींस। दोस्तों ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो लॉग है या लॉगस है उसका मीनिंग क्या होता है? सो गाइस उसका मीनिंग होगा कन्वर्सेशन। क्या होगा? कन्वर्सेशन। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग मोनो मींस। गाइस ड्रामेटिक मोनोलॉग में मोनो का मींस क्या होता है? सो गाइस मोनो का मीन्स होगा वन, या कह सकते हैं हम सिंगल। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द बेस्ट ओड राइटर। दोस्तों बेस्ट ओड राइटर यानी सबसे अच्छा, जो बेस्ट कह सकते हैं ओड राइटर कौन है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों केट्स। कौन होगा? केट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ओड इज एड्रेस टू समथिंग। ओड जो है एड्रेस कहता है, तो वो किसके लिए एड्रेस कहता है? सो गाइस उसको हम डिस्कस या एड्रेस कर सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए, यानी कोई भी लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, दोनों के लिए हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका बेस होगा लिरिक। तो दोस्तों लिरिक कंटेंट्स, लिरिक में होता है। तो दोस्तों लिरिक में क्या होता है? तो लिरिक में आपको मिलेगा एक सिंगल मूड और इमोशन, यानी कि एक सिंगल मूड और एक इमोशन। तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए सिंगल मूड और इमोशन आपका आंसर हो जाएगा, ये आप यहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों होगा लिरिक पोइट्री वाज कंपोजिशन टू बी संग विद। लिरिक पोइट्री जो है एक कंपोजिशन है दोस्तों, उसको किसके रूप में गाया जाता है, किसके साथ में गाया जाता है? सो गाइस यहां पर आपका आंसर हो जाएगा लिरिक एंड हार्प, यानी गीत और एक हार्प जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ में उसको गाया जाता है। देखिए एक बार फिर से दोस्तों क्वेश्चंस में थोड़ी सी आज गड़बड़, ये डबल क्वेश्चंस हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। लिरिक वाज मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ड्यूरिंग द। यहां पर हम एज भी इसको जोड़ सकते हैं कि जो लिरिक है एक मोस्ट पॉपुलर फॉर्म थी पोएट्री की, तो वो किस एज में थी? सो गाइस आंसर होगा आपका 16th सेंचुरी। कहां थी दोस्तों? 16th सेंचुरी में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 होगा गिव एन एग्जांपल ऑफ इम्पर्सनल इलेजी। एक इम्पर्सनल इलेजी का आपको एग्जांपल देना है, तो आपका एग्जांपल डिफरेंट हो सकता है। मैं आपको दूंगा डॉवर बीच का, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20 आपका होगा और लास्ट क्वेश्चन आज का होगा शैलेश एडोनिस इज एन एग्जांपल ऑफ। शैले का एडोनिस एक एग्जांपल होगा। दैट विल बी पास्टरल इलेजी। क्या होगा? पास्टरल इलेजी। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उन्नति मोबाइल क्लासरूम में। आज बात करेंगे शेक्सपियर की बायोग्राफी की, बहुत जल्दी माइन्यूट वे में। सबसे पहले जानेंगे उनका निकनेम, बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी शेक्सपियर को हम जानते हैं। जन्म की बात करेंगे 23 अप्रैल 1564 में उनका जन्म हुआ था। जगह का नाम था स्टार्टफोर्ड आवॉन, जो एक नदी का नाम है, रिवर्स नेम होगा। कंट्री वारविकशायर। दोस्तों उनका जो नामकरण हुआ था वो होली ट्रिनिटी चर्च स्टार्टफोर्ड में हुआ था 26 अप्रैल को, यानी 3 दिन बाद उनके जन्म के। और स्टार्टफोर्ड एक विलेज का नाम होगा, वारविकशायर जो कंट्री में है। चारों तरफ से वो जो है आर्डन के जंगलों से घिरा हुआ है। फादर थे जॉन शेक्सपियर, मदर थी मैरी आर्डन। एजुकेशन की बात करें, ग्रामर स्कूल इन्होंने ज्वाइन किया था 7 साल की उम्र में, जहाँ पर इन्होंने
स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक को पिक किया था, सीखा था। 1582 में 18 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। इनकी पत्नी थी अन्य हाथवे, 26 साल की थी, इनसे 8 साल बड़ी थी। कितनी थी? 8 साल बड़ी थी। 3 बच्चे इनके थे। एक था सुजाना, जिसका जन्म 6 महीने बाद ही इनकी शादी के हुआ था। हेमनेट और जूडिथ थे उसके बाद में, जो ट्विन थे, और हेमनेट की जो मृत्यु थी वो 11 साल की उम्र में हो गई। मृत्यु का कारण कोई पता नहीं है खास। तो सुजाना ने मैरिड की जॉन हॉल से, एक फिजिशियन थे। 1607 में इन्होंने शादी की। जूडिथ ने थॉमस क्वीनी से शादी की थी दोस्तों। शेक्सपियर की मृत्यु की बात करेंगे तो 23 अप्रैल 1616, यानी इनके जन्म के दिन ही इनकी मृत्यु हुई। और ओनली ये केवल उस समय 52 ईयर्स के थे। स्टार्टफोर्ड पैलेस था और इनको जो दफनाया गया था वो चैंसल ऑफ होली ट्रिनिटी चर्च जो था, इनकी मृत्यु के 2 दिन बाद इनको दफनाया गया था। एक स्पेशल लेख इनकी मृत्यु पर पढ़ा जा सकता है, द एपिटैफ ऑन हिज ग्रेट स्टोन डीड्स, यानी गुड फ्रेंड जीसस फॉर सेक फॉर बेयर टू डिग द डस्ट इनक्रोच्ड हेयर, ब्लेस्ड बी द हीमैन दैट स्पेस दीज स्टोन्स एंड कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। इसको आप एक बार फिर से पढ़ सकते हैं दोस्तों बाद में। फिलहाल में आगे बात करेंगे। अगर उनका ऑक्यूपेशन की बात करें, इंग्लिश एलिजाबेथन पोइट थे, एक्टर थे और रेनेसेंस के प्लेराइट्स थे। दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक हिट बनता है लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बहुत सारी वीडियो मैं ऐसी डालने वाला हूँ। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नति मोबाइल क्लासरूम में। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर व्यूअर्स एंड माय डियर एस्पायरेंट्स, मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम जो भी हमारे सारे पॉइंट्स हैं मेंशन है एनवीएस के सिलेबस में, पहले हम सभी की एक माइन्यूट बायोग्राफी को शेयर करेंगे, जिससे हमें जो है उन सभी के विषय में एक ओवरव्यू मिल जाए और उसके बाद में उसको डिटेल में पढ़ने में थोड़ा जो है एक इंटरेस्ट आएगा हमको। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि कुछ साथी डिमांड करेंगे कि पीजीटी का सिलेबस बताइए सर इंग्लिश का। तो फ्रेंड्स, जो हमारा टीजीटी का सिलेबस है वही सेम पीजीटी का सिलेबस भी है। केवल थोड़ा बहुत मार्किंग में कहीं अंतर आ सकता है कि कोई पोर्शन टीजीटी में 10 नंबर का है तो वो पीजीटी में 15 नंबर का हो, या कोई पोर्शन पीजीटी में 15 नंबर का तो वो टीजीटी में 10 नंबर का हो। तो अगर फिर भी आप चाहते तो मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल में इस वीडियो को डिस्कस करते हैं क्योंकि फिर ज्यादा डिले हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ का सोब्रिक्यूट निकनेम था, तो उनको नेचर पोइट, रोमांटिक पोइट या प्रीस्ट ऑफ नेचर आदि नामों से भी जाना जाता है। बर्थ 7 अप्रैल 1770 को हुआ था और जो इनका पैलेस था बर्थ का वो था कुकरमाउथ, कम्बरलैंड, यूके में हुआ था। नेक्स्ट हुआ दोस्तों इनकी डेथ जो हुई थी 23 अप्रैल 1850 में हुई थी। और फ्रेंड्स, डेथ के समय इनकी जो एज थी वो 18 ईयर्स थी। डेथ का जो कोज था वो था प्लेजरी, यानी जिसको हम गठिया बाय भी हिंदी में कह सकते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, जो इनकी डेथ हुई थी, जो डेथ का जो पैलेस था, तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इनकी डेथ का पैलेस था रिडेल माउंट। क्या था? रिडेल माउंट। और इनको जो दफनाया गया था वो ग्रासमेर में दफनाया गया था। इनके पिताजी का नाम था दोस्तों जॉन वर्ड्सवर्थ, और जो कि एक अटॉर्नी लॉ थे। इनकी मदर थी दोस्तों अन्ने वर्ड्सवर्थ कुकसन। वाइफ थी इनकी मैरी हचिनसन। 1802 में दोस्तों इन्होंने इनसे शादी की थी। और ये जो है बचपन में इनकी एक दोस्त भी थी। एक सिस्टर थी इनकी डॉरोथी वर्ड्सवर्थ। और जो हमारी पोएम है टिंटर नबे, जो वाई रिवर है उसके जो है वो 2 बार उस पर मिलते हैं अपनी बहन से, एक 1793 में और एक 1798 में। एक इनके फ्रेंड थे और फ्रेंड थे कॉलेज, जो कि दोस्तों ये भी एक नेचर पोइट थे। तो इन्हें भी हम बाद में डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में भी और इस तरह से शॉर्ट में भी। पोइट लॉरेट की उपाधि दोस्तों इनको 1843 में मिली थी और जो टिल था मतलब 1850 तक इनकी डेथ के समय तक जो ये उस पर रहे थे।
एजुकेशन की बात करेंगे तो हॉक्सीड ग्रामर स्कूल यूनिवर्सिटी से इनकी एजुकेशन हुई थी, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में था। और उसके बाद में जो हायर एजुकेशन हुई थी इनकी दोस्तों सेंट जॉन्स कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इनकी हुई थी। मैरिज 4 अक्टूबर 1802 में इनकी हुई थी। वाइफ का नाम ऊपर आप पढ़ चुके हैं, मैरी हचिनसन था, इनकी बचपन की दोस्त रही थी। दोस्तों कुछ ऑनर्स से इनको सम्मानित किया गया था और वो ऑनर्स थे इस प्रकार से। 1832 में इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी सिविल लॉ में। 1839 में फिर से इनको अवार्ड किया गया था बिल्कुल सेम डिग्री से, ठीक है। और 1842 में इनको सिविल लिस्ट पेंशन की एक उपाधि मिली थी, यानी सिविल लिस्ट पेंशन से इनको जो है अवार्ड किया गया था। उसमें जो है इनको 300 पाउंड्स जो है पर ईयर मिलता था। फ्रेंड्स ऑक्यूपेशन की बात करेंगे तो इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे और उसके साथ साथ जो है ये क्रिटिक भी थे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। नमस्कार। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर एस्पायरेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा सैमुअल टेलर कॉलेज। तो दोस्तों शुरू करते हैं सैमुअल टेलर कॉलेज की बायोग्राफी को। और इनका जो जन्म हुआ था वो 21 अक्टूबर या 21 अक्टूबर 1772 में इनका जन्म हुआ था। इनका बर्थ प्लेस था किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इनकी जो एज यानी डेथ हुई थी वो 25 जुलाई 1834 में हुई थी एंड एज थी इनकी 62 ईयर्स। प्लेस था हाईगेट लंदन एंड यूनाइटेड किंगडम। सो फ्रेंड्स इनकी जो पत्नी थी वो थी सारा फ्रीकर और उनका जो कार्यकाल माना जाता है वो 1795 से 1808 तक जो है माना जाता है। एजुकेशन की बात करेंगे इनकी तो एजुकेशन जो इन्होंने गेन की थी वो क्रिस्टस हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से इन्होंने जो है एजुकेशन गेन की थी। और दोस्तों यहीं पर जो है इनकी मुलाकात विलियम वर्ड्सवर्थ से हुई थी। उसके बाद में लाइफ टाइम फ्रेंडशिप जो है इनकी एक विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ में चली। देखिए ये बच्चे थे इनके इस तरह से चिल्ड्रन होंगे, एक हार्टली कॉलेज और ब्रेकली कॉलेज, सारा कॉलेज और डार्वेंट कॉलेज। इनके फ्रेंड्स थे विलियम वर्ड्सवर्थ जो मैंने बताया था। और दोस्तों जो लेक पॉइंट के नाम से विशेष रूप से जाने जाते हैं, तो जो 3 को जाना जाता तो मैं यहाँ से एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ छोटा था कि तीसरे पर्सन कौन थे। ऑक्यूपेशन की बात करेंगे तो दोस्तों कॉलेज वाज एन इंग्लिश पोइट, literary critic, philosopher and theologian who with his friend William Wordsworth was a founder of romantic movement in England and a member of Lake Point। तो जो थे एक इंग्लिश पोइट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, फिलोसफर थे, थियोलॉजियन थे और दोस्तों जो इनके फ्रेंड्स थे एक तरीके से इंग्लिश मूवमेंट्स के जो रोमांटिक मूवमेंट थे उसके फाउंडर थे इंग्लैंड में। और विलियम वर्ड्सवर्थ तो उनके साथ में लेक पॉइंट्स जो था उसके सदस्य भी थे। दोस्तों इन्होंने बहुत सारे वॉल्यूम्स को शेयर किया, बहुत सारे कोलैबोरेटिव वर्क्स को शेयर किया, जैसे चार्ल्स लैम्ब, साउदी, चार्ल्स लाइड और इन सब के साथ में इन्होंने कोलैबोरेटिव वर्क को शेयर किया। इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी, द राइम ऑफ द एंशिएंट माइनर, कुबला खान एज वेल एज द मेजर प्रोज वर्क, यानी इन्होंने बहुत सारा प्रोज वर्क भी लिखा जिसमें इनका जो बायोग्राफी लिटरेरिया है वो काफ़ी चर्चित है, काफ़ी फेमस है। और इन्होंने एक क्रिटिकल वर्क भी लिखा दोस्तों स्पेशली ऑन विलियम शेक्सपियर। ये मुख्य रूप से जो इससे हाईली बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और इन्होंने सहायता ली थी या सहायता की थी किसकी, जो जर्मन आइडियलिस्ट फिलॉसफी थी दोस्तों उसको इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर में लाने के लिए इन्होंने काफ़ी जो है सहायता की थी। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे कॉलेज कॉइंड मैनी फैमिली वर्ड्स एंड फ्रेजेस इंक्लूडिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। और दोस्तों उसके बाद में इन्होंने जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे ये राल्फ वाल्डो इमर्सन और अमेरिकन जो ट्रांससेंडेंटलिज्म था उससे जो है काफ़ी ये प्रभावित हुए। माय डियर फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारे वीडियो में इस तरह के लाने वाला हूं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में बात करें सिंपल टिप्स की। जी हाँ, फॉर क्वेश्चन टैग
आज के बाद में आपका क्वेश्चन टैग गलत नहीं होगा दोस्तों। गलत आए तो इस वीडियो के नीचे आके कमेंट कर देना, वीडियो को डिलीट कर दूंगा। 3 बातों का आपको ध्यान रखना है, सेम टेंस, करेक्ट हेल्पिंग वर्ब और करेक्ट ऑर्डर। कैसे देखते हैं आगे। ए पॉजिटिव स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय ए नेगेटिव क्वेश्चन टैग। हमेशा एक सकारात्मक वाक्य के बाद में नकारात्मक क्वेश्चन टैग लगेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव होगा। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। समांथा इज फ्रॉम स्पेन, पॉजिटिव स्टेटमेंट, इजंट सी, नेगेटिव क्वेश्चन टैग। समांथा स्पेन से है तो क्या वह स्पेन से नहीं है? चलिए वन मोर एग्जाम्पल, लुक वन मोर एग्जाम्पल। इशिता कैन स्पीक इंग्लिश, इशिता इंग्लिश बोल सकती है। तो दोस्तों कांट शी, क्या वह नहीं बोल सकती है? वन सेकेंड दोस्तों, पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड नेगेटिव क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, इट इज़ वेरी कोल्ड, इट इज़ वेरी कोल्ड। तो हमारा जो क्वेश्चन टैग बनेगा इजंट इट, आज बहुत ठंड है। तो क्या ठंड नहीं है? पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव क्वेश्चन टैग। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, जब नेगेटिव स्टेटमेंट होगा तो हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का हम प्रयोग करेंगे। कैसे, आइए। दे आरंट फनी, वे मजाकिया नहीं है। दे आरंट फनी, आर दे, क्या है, क्या वे मजाकिया हैं? तो दोस्तों नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। ही शुडंट से थिंग लाइक दैट, ही शुडंट से थिंग लाइक दैट। शुड ही, देखिए नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, कि उन्हें इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। क्या उन्हें इस तरह से बातें करनी चाहिए? दोस्तों आखिरी लास्ट एग्जांपल होगा, आई डिड नॉट राइट ए लेटर, आई डिड नॉट राइट ए लेटर। तो दोस्तों डू आई, क्या ये सही हो जाएगा? जी नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि हमने बताया था करेक्ट सेंटेंस। तो इसका जो सही बन जाएगा दोस्तों, बन जाएगा डिड आई, यानी कि ये पास्ट में है तो ये भी हमारा पास्ट में होना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक थंब तो बनता है। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उन्नति मोबाइल क्लासरूम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे वर्ड लेकर आया हूँ। अगर आप इनको पढ़ लेंगे या इनकी हिंदी जान लोगे तो दोस्तों यदि आप एडवांस लेवल के लर्नर, तो आपको अपने बच्चों को बताने में बहुत आसानी होगी। और आप एक स्टूडेंट से तो आपका गली मोहल्ले के साथ साथ आपके स्कूल में भी आपका नाम हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और दोस्तों मैं दावा करता हूँ पूरा यूट्यूब ढूंढ लीजिए, यदि आपको ये मिले तो मुझे भी कमेंट करके बताना कि इतनी शुद्धता के साथ में किसी ने हमें बताया है। ये कुछ वर्ड होंगे दोस्तों जिनको हम इनको हिंदी में जानेंगे। देखिए यहाँ भी एक वर्ड हमारा है, इनको हम हिंदी में जानेंगे क्या कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला वर्ड होगा एम्बुलेंस। और दोस्तों बताना चाहूंगा कि आप इन वर्ड्स को केवल मेरे साथ में 2 बार रिपीट कीजिए, अभी के अभी केवल 2 बार मैं आपके साथ बोलूंगा, मेरे साथ बोलिए और आपको ये मुंहजबानी याद हो जाएंगे। और अगर आप फिर भी इनको मुंहजबानी याद नहीं थी तो आप इनको लिख भी सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला वर्ड होगा एम्बुलेंस। एम्बुलेंस को हम बोलेंगे, देखिए आपने अब तक पढ़ा होगा चिकित्सा वाहन, लेकिन दोस्तों चिकित्सा वाहन ये नहीं होता है इसका असली नाम। इसका असली नाम होगा रक्षा वाहिनी। क्या होगा इसका असली नाम? रक्षा वाहिनी या रोगी वाहिनी भी हम इसको कह सकते हैं। एक बार फिर से बोलेंगे, एम्बुलेंस क्या होता है? रक्षा वाहिनी और रोगी वाहिनी। नंबर 2 वर्ड दोस्तों हमारा होगा जिसे हम डेली जीवन में अपने यूज करते हैं, मोबाइल फोन। क्या होगा? मोबाइल फोन। मोबाइल फोन को भी हम बोलेंगे दोस्तों सचल दूरभाष। क्या बोलेंगे? सचल दूरभाष यंत्र।
या हस्त दूरभाष भी हम इसको बोलते हैं। नंबर 3 हमारा होगा टीवी और टेलीविजन। तो दोस्तों टेलीविजन को हम बोलेंगे चलचित्र। क्या बोलेंगे हम? चलचित्र। नंबर 4 हमारा होगा डिवोर्स। तो दोस्तों डिवोर्स को हिंदी में आप कहेंगे कि तलाक बोलते हैं, लेकिन दोस्तों तलाक जो होता है उर्दू का शब्द होता है, तो डिवोर्स को हिंदी में हम बोलेंगे संबंध विच्छेद। क्या बोलेंगे दोस्तों डिवोर्स को? संबंध विच्छेद। नेक्स्ट वर्ड हमारा होगा बेल्ट, जो हम डेली अपनी लाइफ में बांधते हैं, बेल्ट। तो कुछ दोस्त सोच रहे होंगे कि बेल्ट को हम बोलते हैं पेटी, लेकिन मेरे दोस्त पेटी भी जो है हमारा उर्दू का शब्द है। तो सही हिंदी में जो हम बोलेंगे इसको, बेल्ट को बोलेंगे हम कमरबंद। क्या बोलेंगे दोस्तों? कमरबंद। एक और वर्ड होगा आपका ट्यूब लाइट। क्या होगा? ट्यूब लाइट। ट्यूब लाइट को अब सोचोगे आप क्या बोलेंगे, तो ट्यूब लाइट को दोस्तों बोलेंगे हम प्रकाश नली। क्या बोलेंगे? प्रकाश नली। चलिए एक और देखते हैं, अगला वर्ड होगा हमारा सिम, मोबाइल सिम। जी हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। जियो, वोडाफोन, एयरटेल, आप विभिन्न प्रकार के सिम यूज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? देखिए अब आप करेंगे सर सिम का हिंदी मीनिंग नहीं होता, और इसका इंग्लिश वर्ड जो होता है वो होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है कि सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या होता है इसका जो फुल फॉर्म होती है इसकी? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। लेकिन दोस्तों इसका जो हिंदी वर्ड होगा वो होगा ताहस्त दूरभाष। क्या होगा? ताहस्त दूरभाष। चलिए एक और वर्ड देखते हैं, लेबल। माफ करना, एक और वर्ड होगा हमारा टिकट। क्या होगा? टिकट। तो दोस्तों टिकट का जैसे मैंने बता दिया कि उसको बोलते हैं हिंदी में लेबल, कि टिकट लगा दो, यानी कि टिकट क्या होता है उसको एक कहते हैं कि लेबल लगा दो इस पर। ठीक है, क्या होता है? लेबल। एक और होगा जीरोक्स, बहुत ही फेमस वर्ड है और अपनी हिंदी भाषा में धड़ल्ले से यूज करते हैं। जीरोक्स कर दो, कोई भी हम अपना डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, इसकी 2 जीरोक्स कर दो, इसकी 3 जीरोक्स कर दो, इसकी 1 जीरोक्स कर दो। अब आप कहेंगे कि सर इसको तो हम फोटो स्टेट बोलते हैं, लेकिन मेरे मित्रों मैं बताना चाहूंगा जीरोक्स जो है एक इंग्लिश वर्ड है, और इसका जो हिंदी वर्ड होता है वो होता है नकल करना। तो अब आप कहेंगे कि फोटो कॉपी, तो फोटो होता है चित्र और कॉपी होता है नकल, यानी इस चित्र की नकल कर दो। तो इस तरह से भी हम बोलेंगे तो सही नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे हम छाया प्रतिलिपि। क्या बोलेंगे हम? छाया प्रतिलिपि। और आज का हमारा आखिरी जो वर्ड होगा वो होगा दोस्तों क्रिकेट। क्रिकेट से जुड़ी 3 बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा, बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग नाम इसको दूंगा। तो क्रिकेट को बोलते हैं गोल गुट्टम लकड़बट्टम दे दनादन प्रतियोगिता। क्या बोलेंगे दोस्तों? गोल गुट्टम लकड़बट्टम दे दनादन प्रतियोगिता, या इसको हम और भी कह सकते हैं लंबदंड पिंडधर पकड़ प्रतियोगिता। लंबदंड पिंडधर पकड़ प्रतियोगिता। सो फ्रेंड्स, ये एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो, इसको मैं यहीं विराम देता हूं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर करके कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। Hi guys, this is पवन कुमार and you are watching Royal Education with PK। So friends, आज मेरा टॉपिक होगा आयरनी। और दोस्तों आयरनी जो होता है उसको हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। तो देखिए एक ऐसी सिचुएशन जिसमें परिणाम जो है आपकी इंटेंशन से बिल्कुल अलग या विपरीत आए तो उसे हम आयरनी कहते हैं। अब एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे होता है। देखिए द फायर स्टेशन बर्न डाउन, फायर स्टेशन जो है जल गया या फायर स्टेशन में आग लग गई। अब फ्रेंड्स बड़े सोचे वाली बात है कि फायर स्टेशन में आग कैसे लग सकती है, जबकि फायर स्टेशन का काम होता है दूसरी जगहों पर लगी आग को बुझाना। अब फायर स्टेशन में ही आग लग जाए, ये तो हमारी जो है एक ये कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होगी। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट हमारा देखते हैं, एक और एग्जांपल से अच्छे समझने की कोशिश करते हैं।
हमारा अगला एग्जाम्पल जो होगा वो होगा द पायलट हैड फियर ऑफ हाइट्स। पायलट को जो है ऊंचाइयों से डर लगता है। अब दोस्तों जो व्यक्ति प्रतिदिन ऊंचाई में आसमान में हवाई जहाज उड़ाता है तो उसको डर कैसे लग सकता है ऊंचाइयों से। तो बड़े गंभीर सिचुएशन है, बड़े मतलब एक हमारी सोच से जो है विपरीत सिचुएशन है ये। अगला हमारा क्वेश्चन होगा द कोबलर्स चिल्ड्रन हैव नो शूज। मोची के बच्चों के पास में कोई जूते नहीं है। तो ये भी एक हमारी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है कि मोची के बच्चों के पास में जूते नहीं है। देखिए एक और एग्जांपल अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। ए मेंबर ऑफ पेटा। तो दोस्तों पेटा जो है, जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनसे रिलेटेड एक कह सकते हैं कि समुदाय है, कमेटी है जो उसकी हमारे जानवरों की देखभाल करते हैं। तो देखिए अब यहाँ क्या कह रहा है, ए मेंबर ऑफ पेटा वोर लेदर शूज टू द मीटिंग। अब मीटिंग के लिए क्या हुआ कि मेंबर जो पेटा का था उसने चमड़े के जूते पहने हुए थे। अब दोस्तों जो जानवरों की रक्षा करते हैं वो चमड़े के जूते कैसे पहन सकते हैं। यहाँ से बहुत, तो देखिए मुझे लाइन याद आ रही है, मैंने पढ़ी थी कहीं कि पेटा का जो कहना है कि जानवर हमारे भोजन बनने, हमारे मनोरंजन हेतु या हमारे जो है मनोरंजन का साधन नहीं है वो। अब दोस्तों जब वो इस तरह की सोच रखते तो चमड़े के जूते कैसे पहन सकते। तो ये भी हमारी सोच से एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है। अब देखिए जो हमारी दैनिक बोलचाल होती है उसमें आयरनी को हम क्या कहते हैं। तो उसमें आयरनी का जो है सैटिरिकल और फनी अंदाज में ऐसे शब्दों का यूज करना जो अपनी बात के मतलब से विपरीत अपोजिट हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, दिस बेड इज सॉफ्ट लाइक ए ब्रिक। यह बिस्तर एक ईंट की तरह नरम है। अब दोस्तों बिस्तर नरम भी है और ईंट की तरह भी है, तो ईंट नरम नहीं होती ना, तो हम उसको मजाक में कह रहे हैं कि वो बिस्तर है कठोर। ठीक है। लुकिंग एट हर सन्स मेजी रूम मदर सेड वाओ यू कुड विन एन अवार्ड फॉर क्लीनलीनेस। तो अपने बेटे के जो बिखरे हुए कमरे को देखते हुए माता ने कहा कि तुम्हें तो सफाई का अवार्ड मिलना चाहिए। अब दोस्तों उन्होंने कहा था मजाक में, जब उन्होंने अब उसके बेटे ने कमरे में बहुत सारी गंदगी कर रखी होगी तो मदर ने जो है मजाक में कह दिया, ठीक है, तो उसको मतलब एक फनी उसमें कहा। एक और होगा, देखिए द प्रेसिडेंट सेड, प्रेसिडेंट ने कहा वेलकम टू माय हम्बल अबोर्ड, कि मेरे गरीब खाने में आपका स्वागत है। क्या कहा उसने, राष्ट्रपति ने। देखिए राष्ट्रपति ने कहा कि मेरे गरीब खाने में आपका स्वागत है। जबकि दोस्तों राष्ट्रपति जो है ये कह सकते हैं कि होल कंट्री का जो है मास्टर यानी स्वामी होता है, मालिक होता है पूरे देश का। ठीक है ना, पूरे देश का मालिक होता है। अब दोस्तों पूरे देश के मालिक का कोई गरीब खाना तो होगा नहीं, अच्छा खासा महल होगा। तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, और पहली बार विजिट करें चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारी पहली क्वेश्चन होगी टू बी और नॉट टू बी। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। तो ये जो हमारी फेवरेट क्वेट्स है, एक फेमस क्वेट्स है, ये हमारी हैमलेट से ली गई है। नेक्स्ट होगा हमारा ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स ए स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन merely players. They have their exist and their entrances, and one man in his time plays many parts. तो ये जो फेमस कोट्स है फ्रेंड्स, ये हमारी एज यू लाइक इट से ली गई है। कोट्स नंबर 3 चलते हैं। रोमियो 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 वेयर फोर आर्ट दाउ रोमियो। रोमियो रोमियो wherefore art thou Romeo, तो that is quotes from Romeo and Juliet। Quotes number 4 होगा now is the winter of our discontent, now is the winter of our discontent। तो ये quotes फ्रेंड्स रिचार्ड III से ली गई है।
इज दिस ए डैगर विच आई सी बिफोर मी, द हैंडल टुवर्ड्स माई हैंड। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा क्वेश्चंस को, जो कोट्स है। इज दिस ए डैगर विच आई सी बिफोर मी, द हैंडल टुवर्ड माई हैंड। तो ये फ्रेंड्स मैकबेथ से ली गई है। और जब मैकबेथ राजा डंकन का जो मर्डर करने के लिए जाता है, तो उस समय जो है जब उसको एक खून से रंगा हुआ जो है खंजर दिखाई देता है, हवा में तैरता हुआ, माफ कीजिएगा। तो कोट्स नंबर 6 होगी, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। तो सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। तो दैट इज फ्रॉम 12th नाइट। Cowards die many times before their deaths. The valiant never taste of death but once. तो that is Julius Caesar. Next होगा, full fathom 5 thy father lies of his bones are coral made. Those are pearls that were his eyes. Nothing of him that doth fade, doth suffer a sea change into something rich and strange। तो ये जो कोट्स है फ्रेंड्स हमारी, ये जो है द टेम्पेस्ट से ली गई है। और दोस्तों इनको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं अपने कॉपी पेन लेकर, ये तो मैं आपसे हर बार ही कहता हूँ, तो आप नोट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसी तरह की वीडियोज़ हम अपलोड करते रहेंगे समय समय पर, तो लगे रहिए। क्योंकि फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि सक्सेस जो होती है वो बड़े बड़े कदम रखने में नहीं है, बल्कि छोटे छोटे स्टेप रखकर बड़ी दूरी तय करने में ही हमारी कामयाबी है। तो जो फ्रेंड्स ये मान चुके हैं कि अब जो हताश है एलटी ग्रेड से, मैं देख रहा हूँ कि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो वीडियो को शायद देख नहीं रहे कि कोई एग्ज़ाम नहीं आया। लेकिन दोस्तों एक साथ हम तैयारी नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे लगे रहिए। और थोड़ी थोड़ी इसलिए हम भी वीडियो कम ही बना रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ए मैन कैन डाई बट वंस। तो हेनरी फोर्थ पार्ट 2 से ये हमारी कोट्स लिखी है। और आज की हमारी आखिरी कोट्स होगी, हाउ शार्पर देन ए शार्प एंड्स टूथ इट इज़ टू हैव ए थैंकलेस चाइल्ड। तो ये फ्रेंड्स किंग लियर जो हमारा एक ट्रेजेडी है, ग्रेट ट्रेजेडी है, उसकी शेक्सपियर द्वारा लिखित, तो वहाँ से ये कोट्स लिखी है। तो फ्रेंड्स ये 10 कोट्स थी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जिस तरह से आपको ज़रूरत है उनको भी ज़रूरत है। और फ्रेंड्स बहुत जल्दी अब जो है सीटेट का पेडागोजी की क्लास हम शुरू करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ में। और एक खुशखबरी आपको मैं बता ही देता हूँ कि जो कैंडिडेट्स इंतजार कर रहे थे बीएड के लिए कि प्राइमरी में एप्लीकेबल होगा सीटेट या नहीं, तो फ्रेंड्स कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है और उनको सीटेट के लिए मान्यता मिल गई है। तो आप निश्चिंत होकर फॉर्म भर सकते हैं, जुट जाइए अपनी तैयारी में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। दिस इज पवन कुमार एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन स्टडी लवर्स की पाठशाला। डियर फ्रेंड्स, यूपीटीजीटी इंग्लिश के लिए एक और बेहतरीन वीडियो को लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूँ। और दोस्तों आज की वीडियो में हम अपना कल का क्वेश्चन जो हमने कम्युनिटी बॉक्स में आपके लिए शेयर किया था, उसका सॉल्यूशन लेकर आपके सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन था हमारा दोस्तों, गैल्सवर्थीज रेपुटेशन एज ए नोवेलिस्ट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, और इसके 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार थे, जस्टिस, सिल्वर बॉक्स, इस टाइप, द फोरसाइट सागा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपने सबने जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने इसको चूज़ किया है वो सिल्वर बॉक्स को चूज़ किया है। और ये कहते हैं मुझे दोस्तों बहुत निराशा हो रही है कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने जो है रॉन्ग आंसर को चूज़ किया है। तो इसी क्वेश्चन की एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन लेकर हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों ये था अब हमारा क्वेश्चन, आप देख रहे हैं, इसको हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। आंसर ऑफ 6 दिसंबर पोल क्वेश्चन, 6 दिसंबर यानी कल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ऑप्शन को भी हमने रीड कर लिया है। तो बात करेंगे हम सही ऑप्शन की। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फोरसाइट सागा। तो फोरसाइट की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो आप उसको मेंशन ना करें। सही दोस्तों ऑप्शन होगा फोरसाइट सागा। यहाँ पर जो सिल्वर बॉक्स और फोरसाइट में जो कन्फ्यूजन हुआ
दोस्तों कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, सिल्वर बॉक्स गैल्सवर्दी साहब का पहला सक्सेसफुल प्ले था। सिल्वर बॉक्स पहला प्ले था और पहला सक्सेसफुल प्ले भी सिल्वर बॉक्स ही था, जो दोस्तों 1906 में पब्लिश हुआ। ठीक है, तो इस प्ले के द्वारा गैल्सवर्दी साहब को एक राइटर के रूप में इस्टेब्लिशमेंट मिली, ना कि एक नोवेलिस्ट के रूप में। तो यहां से आप कंफ्यूज हुए, जबकि एक नोवेलिस्ट के रूप में जो इस्टेब्लिशमेंट मिली थी दोस्तों, वो मिली थी फोरसाइट सागा के द्वारा। तो दोस्तों इन्हीं 4 ऑप्शन की एक माइन्यूट समरी को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे फोरसाइट सागा, जो 1922 में दोस्तों पब्लिश हुआ था और एक सीरीज थी 3 नॉवेल्स और 2 इंटरल्यूड्स की। 1922 में पब्लिश हुआ और 3 नॉवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड्स की एक सीरीज थी। दोस्तों इसकी जो 3 नॉवल और इंटरल्यूड्स होंगे वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। 1906 में सबसे पहले जो सीरीज थी, इसमें सबसे पहले कड़ी में आया मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो एक नॉवल था। 1918 में दोस्तों इंडियन समर ऑफ ए फोरसाइट, जो कि एक इंटरल्यूड्स था। 1920 की बात करेंगे तो इन चैंसरी नॉवल था। 1920 में दोस्तों अवेकनिंग आया, जो एक इंटरल्यूड्स था। 1921 में इसका जो 3rd नॉवल था टू लेट, वो एक नॉवल था। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारे 3 नॉवल और 2 इंटरल्यूड्स हुए थे। एक ट्रियोलॉजी भी हम इसको बोल सकते हैं। तो जो ट्रियोलॉजी है इसके विषय में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल में ऑप्शन नंबर 2 की तरफ हम चलेंगे अपना पहले, सिल्वर बॉक्स। तो दोस्तों सिल्वर बॉक्स जो है एक 3rd एक्ट यानी 3 एक्ट कॉमेडी प्ले होगा, जो पब्लिश हुआ था दोस्तों 25 सितंबर 1906 में। और पहली बार दोस्तों ये परफॉर्म हुआ था, ये रॉयल कोर्ट थिएटर में पब्लिश हुआ था 25 सितंबर 1906 में, रॉयल कोर्ट थिएटर। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका कि कब पब्लिश हुआ या किस थिएटर में पहली बार पब्लिश हुआ। तो थिएटर का नाम था रॉयल कोर्ट थिएटर। और दोस्तों उसके बाद में जो इसने जो बहुत ज़्यादा अटेंशन प्राप्त की, वो 1907 दोस्तों 7 में की थी, जब इसको न्यूयॉर्क में पब्लिश किया गया था द एम्पायर थिएटर में। ठीक है ना, यानी 1906 में इसने ज़्यादा अटेंशन प्राप्त नहीं की, लेकिन 1907 में जब इसको दोबारा पब्लिश किया गया था न्यूयॉर्क में एम्पायर थिएटर में, तो इसने जो है एक बहुत ज़्यादा अटेंशन प्राप्त की थी। जैक बर्थवेट जो है इसका एक मेन कैरेक्टर हुआ। ठीक, अब दोस्तों हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 था जस्टिस, तो जस्टिस की बात करेंगे तो इसको दोस्तों 1910 में पब्लिश किया गया था। विलियम फाल्डर और हनीविल रथ इसके 2 मेन कैरेक्टर होंगे। विलियम फाल्डर की बिलव्ड होगी हनीविल रथ। और दोस्तों इसमें जो गैल्सवर्दी साहब है, उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया था, जो ब्रिटिश प्रिजन्स थी उनमें जो क्रिमिनल थे यानी कैदी थे, उनकी जो कंडीशंस थी उसको इम्प्रूव करने के लिए। स्पेशली जो ये प्ले है, ये इनजस्टिस और जो क्लास इनजस्टिस है, पूरी कहानी इसकी बेस है। दोस्तों स्ट्राइप की बात करेंगे, स्ट्राइप जो कि 1907 में पब्लिश हुआ और 3 एक्ट प्ले होगा। और दोस्तों ये स्पेशली जो शो करता है, जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक संघर्ष है, जो कैपिटलिस्ट और लेबर क्लास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये उसको शो करता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको जानकारी प्रोवाइड कराई और आपका जो पूरा क्वेश्चन था उसको एक पूरा खाका तैयार करके आपको दिया। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई।